हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज अपने इस लास्ट 90 डेज़ क्रैश कोर्स में हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल स्ट्रेन को और थियरी ऑफ फेलियर्स को। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस के सभी फ़ॉर्मूलाज़ को, सभी चीज़ों को क्लियर किया था, हमने सभी चीज़ों को पढ़ा था। आज हम इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और अगर बात करूँ, जो भी मेरे नए दोस्त हैं, जिनको ये वीडियो आज मिली है, उनके लिए एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि ये जो क्रैश कोर्स हम चला रहे हैं, लास्ट 90 डेज़ क्रैश कोर्स, वो टारगेटेड है एसएससी जेईई 2024 के लिए। और इसमें हम टेक्निकल एज़ वेल एज़ नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो अगर आप अभी तक हमारे इस क्रैश कोर्स से नहीं जुड़े हैं, तो आप भी हमारे इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है? और अगर फ़िलहाल मैं बात करूँ, तो इससे पहले हमने बीएमसी, आरसीसी और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जैसे काफ़ी अच्छे-अच्छे सब्जेक्ट्स को हम ख़त्म कर चुके हैं। और अभी भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं, जिसमें अगर बात करें इस समय, तो इस समय हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये दोनों सब्जेक्ट्स को पैरेलली कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स से जुड़कर आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ठीक है? तो बात करते हैं अगर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, आज हम प्रिंसिपल स्ट्रेन और थियरी ऑफ फेलियर्स पढ़ने वाले हैं, जिनसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं एईजी एग्ज़ाम में। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि इन दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएँ, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेन होता क्या है। तो जैसा मैंने आपको कल बताया था, प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो डेफिनेशन होता है, वैसे ही प्रिंसिपल स्ट्रेन का भी डेफिनेशन होता है। प्रिंसिपल स्ट्रेस में मैंने आपको क्या बताया था? तो प्रिंसिपल स्ट्रेस में मैंने आपको बताया था कि वो मैक्सिमम या मिनिमम स्ट्रेस, ठीक है? वो मैक्सिमम या मिनिमम स्ट्रेस जो कि नॉर्मल लोडिंग की वजह से जो है, जो कि नॉर्मल लोडिंग की वजह से अकर करता है, उसे ही प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। उसी तरह से वो मैक्सिमम या मिनिमम स्ट्रेन, ठीक है? वो मैक्सिमम या मिनिमम स्ट्रेन जो कि अकर होती है नॉर्मल लोडिंग की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है? और ये जो हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेन होता है ना, ये जिस प्लेन पे, ठीक है? हमारा जो प्रिंसिपल स्ट्रेन है, वो जिस प्लेन पे अकर करता है, वहाँ पे जो है शियर स्ट्रेन 0 होती है। जैसे कि हमने बात किया था प्रिंसिपल स्ट्रेस में, कि जैसे प्रिंसिपल स्ट्रेस में क्या बात किया था कि जहाँ पे हमारे जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं, जो प्लेन हमारा प्रिंसिपल प्लेन कहलाता है, वहाँ पे जो वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस है वो कितनी होती है? 0 होती है। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें, तो प्रिंसिपल प्लेन पे जो मतलब प्लेन पे हमारा जो प्रिंसिपल स्ट्रेन आता है, वहाँ पे हमारा जो शियर स्ट्रेन होता है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो एक चीज़ होता है स्ट्रेन रोसेट करके, ठीक है? एक एक चीज़ होता है, एक आप कह सकते हैं apparatus होता है स्ट्रेन रोसेटे करके। और ये क्या होता है? तो ये 3 गेजेस का इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 गेजेस। ये 3 गेजेस का जो है एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है? एक पर्टिकुलर पैटर्न में, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो है हम नॉर्मल स्ट्रेन को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, ठीक है? तो अ ग्रुप ऑफ 3 गेजेस अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न इन सच अ वे that it can measure normal strain in 3 different direction on the surface of structural element, ठीक है? यानी कि ये एक तरह का अरेंजमेंट होता है, एक तरह का आप कह सकते हैं कि मेजरिंग डिवाइस होता है, जिसमें कि 3 गेजेस होते हैं। और इन गेजेस के थ्रू जो है हम जो है तीनों डायरेक्शन में जितने भी हमारे नॉर्मल स्ट्रेन अकर हो रहा है, जितना भी मतलब उत्पन्न हो रहा है, उसे हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस में देखा था कि किसी प्लेन में जो है, जैसा हमने बात किया था ना कि किसी प्लेन में है कितना प्रिंसिपल स्ट्रेस जनरेट होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम नॉर्मल स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं, यानी सिग्मा एन को, या फिर आप कह सकते हैं सिग्मा डैश एक्स या फिर सिग्मा डैश वाई को, जैसा कि मैंने कल आपको रिप्रेजेंट करके बताया था, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, प्लस माइनस, प्लस एक्स डायरेक्शन के लिए और वाई माइनस के लिए, मतलब माइनस वाई डायरेक्शन के लिए, ठीक है? तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, ठीक है? कॉस टू थीटा, और फिर प्लस माइनस, फिर से यहाँ पे भी वही चीज़, प्लस एक्स डायरेक्शन के लिए और माइनस वाई डायरेक्शन के लिए, प्लस माइनस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। तो जैसा कि ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कल, सेम इसी फॉर्मूला पे अगर हम बात करें, हमें नॉर्मल स्ट्रेन निकालना है, यानी प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालना है, तो कितना हो जाएगा? तो सेम इसी फॉर्मूला पे हमने, जहाँ पे हमारा स्ट्रेस था वहाँ पे हमने स्ट्रेन लिख दिया। तो एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई टू प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस क्या बोलते हैं गामा एक्स वाई बाई टू साइन टू थीटा, ठीक है? यहाँ पे जो गामा एक्स वाई वो क्या है? शियर स्ट्रेन है, ठीक है? तो इसी फॉर्मूला पे हमने यहाँ पे बस स्ट्रेस को हटा के स्ट्रेन कर दिया है, ठीक है? तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया। और जिस तरह से हमने कल क्या बोलते हैं शियर स्ट्रेस के लिए, जैसे कि हमने शियर स्ट्रेस के लिए बात की थी, तो उसका फॉर्मूला क्या था? तो उसका फॉर्मूला था टाउ कह सकते हैं आप, टाउ एक्स नहीं करिए, टाउ कह सकते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा माइनस
कॉस टू थीटा माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा। तो ये फॉर्मूला हमने कल उसके लिए पढ़ा था। उसी तरह से यहाँ पे भाई हमें क्या करना है, यहाँ पे बस हमें यहाँ पे एक चीज़ को हमको ध्यान देना है, यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि जहाँ पे भी ना, जहाँ पे भी मेरे भाई, जहाँ पे भी शियर स्ट्रेन की बात हो रही है वहाँ पे क्या हो जा रहा है, वहाँ पे बाई टू हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कोई बाई टू था नहीं, हमने सीधा सीधा शियर स्ट्रेस की बात की थी। बट यहाँ पे हमारा जो शियर स्ट्रेन है वहाँ पे हम गामा एक्स वाई बाई टू कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे बस इस बात का ध्यान रखिएगा, और बाकी सब चीज़ें एकदम सेम टू सेम वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, ठीक है। आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप नए हैं और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और उसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपका और मेरा इंटरेक्शन और बेहतर होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा, और पढ़ना क्या है मैंने आपको बता ही दिया है, बस आप एक बार देख लीजिएगा। और नोट्स में अपने ज़रूर से इन सभी चीज़ों को नोट करते चलिएगा, क्योंकि आगे चल के रिवीजन के लिए हमारे जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो बहुत हेल्प करेंगे, हमें बहुत कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होंगे हमारे लिए। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा। उसके बाद हमारा बस यही था, प्रिंसिपल स्ट्रेन में हमें बस इतना ही जानना था। प्रिंसिपल स्ट्रेस की कल हमने बात कर ली थी, आज हमने प्रिंसिपल स्ट्रेन से रिलेटेड भी बात कर ली। अब हमें पढ़ना है थियोरी ऑफ फेलियर्स, ठीक है। थियोरी ऑफ फेलियर्स में हम पढ़ते क्या है, तो ये फेलियर्स ये जो थियरीज है ना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो थियरीज हैं, थियोरी ऑफ फेलियर्स, ये फेलियर्स के जो थियरी हैं वो होते हैं स्टैटिक लोडिंग के लिए, ठीक है। स्टैटिक लोडिंग के लिए जो है हम इन थियोरीज का यूज़ करते हैं, और इनके थ्रू हम क्या करते हैं, तो इनके थ्रू जो है they are used to establish the behavior of material subjected to simple tension or simple compression, the point at which failure will occur under any type of combined loading। मतलब ये कि इन थियरीज के अकॉर्डिंगली, मतलब इन थियरीज के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारे मटेरियल्स हैं उनके बिहेवियर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके बिहेवियर्स के बारे में जान सकते हैं, और उनमें किस तरह का फेलियर हो रहा है, फेलियर के समय पे वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, किस पॉइंट पे फेलियर हो रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम इन थियरीज की हेल्प से जान सकते हैं। तो इसलिए इन थियरीज को हम लोग मतलब पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो है, ये जो भी चीज़ें, ये जो भी थियरीज हैं उन्हें हम कब अप्लाई करते हैं, तो जब हमारे पे कंबाइंड लोडिंग होता है, मतलब सिर्फ एक तरह की लोडिंग नहीं हो रही, लोडिंग कई तरह हो रही है, ठीक है। मतलब कि कंप्रेशन या फिर शियर दोनों हो सकता है, टेंशन शियर दोनों हो सकता है। तो इस तरह की जब कंबाइंड लोडिंग हो रही होंगी, तब जो है हम इन थियरीज के हेल्प से हम जान पाते हैं कि हमारा जो बॉडी है या फिर जो हमारा मटेरियल है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है और कब वो फेल करेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो इन थियरीज में हमारा सबसे पहला थियरी है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी, ठीक है। सबसे पहला थियरी है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी, जिसे हम ट्रेस्का गेस्ट जिसको हम ट्रेस्का गेस्ट थियरी या फिर कुलाम थियरी भी कहते हैं। ये बहुत फेमस थियरी है, और आपने भी कहीं ना कहीं अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको भी ये जो थियरी का नाम जो है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो ये थियरी का नाम तो आपने जरूर से सुना होगा, ट्रेस्का गेस्ट थियरी, कुलाम थियरी या फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी, ठीक है। तो इसे ही जो है ट्रेस्का गेस्ट और कुलाम थियरी भी कहते हैं। और ये कहता क्या है, तो ये कहता है कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप हो सकता है, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप हो सकता है आपके कंबाइन लोडिंग में, अगर आप किसी मटेरियल में कंबाइंड लोडिंग लगा रहे हैं तो उसमें जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप हो सकता है वो क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। या तो कम हो सकता है या तो बराबर हो सकता है। वो कम होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, किसके, ये कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए जब आप किसी उसी मटेरियल पे सिर्फ यूनी एक्सियल लोडिंग करेंगे तब, ठीक है। मतलब ये कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है शुड बी लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अंडर यूनी एक्सियल लोडिंग। समझ रहे हैं, मतलब कि जो आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप हो सकता है कंबाइंड लोडिंग के अंडर में, वो हमेशा कम या फिर बराबर होना चाहिए उस शियर स्ट्रेस के वैल्यू से जो कि सिर्फ यूनिएक्सियल लोडिंग से डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमें ये बताता है। उसके बाद अगर हम इसी बात पे चलें, मतलब इसी स्टेटमेंट को अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ये कोई कोई एक मटेरियल है जिस पे हमने यूनिएक्सियल लोडिंग की है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो शियर स्ट्रेस का वैल्यू होता है कितना होता है। शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमने पिछले वीडियो में हमने जानी थी, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम अपॉन 2, या फिर सिग्मा मैक्स बाय 2 या फिर सिग्मा मिनिमम बाय 2, ठीक है। तो इनमें से जो वैल्यू आपका मैक्सिमम होगा वो, ठीक है, वो हमेशा कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये तो हमने बात कर ली मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की, तो इनमें से ये जो शियर स्ट्रेस की वैल्यूज हैं इनमें से जो मैक्सिमम होगा उसे हम लेंगे, और ये भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए हमारे किससे, यूनी एक्सियल लोडिंग के अंदर जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उससे। और यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर हम मतलब हम लगा सकते हैं अगर हम डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, यहाँ पे इस मेथड में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, वो हेक्सागन होता है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसा होता है, हेक्सागन होता है कब, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस में। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी में आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, हेक्सागन होता है। यहाँ पे मैंने दिखाया है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या चीज़ कह रहा है इस ग्राफ के थ्रू। तो इस ग्राफ में जो है एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों ही डायरेक्शन में जो है आपको जो नॉर्मल स्ट्रेसेस लगती हैं उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और इन नॉर्मल स्ट्रेसेस को भी नहीं, मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो, और जो आपका शियर स्ट्रेस हुआ है, जो मतलब क्या कहते हैं इसको,
अरे यार भाग। यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो सिग्मा वन है, मतलब कि ये जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस जो हमारा डेवलप हमने किया है, ठीक है, वो अपॉन जितना कि हमें जितना हमें मिल रहा है यूनी एक्सियल लोडिंग से, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस या फिर आप कह सकते हैं कि शियर स्ट्रेस, यहाँ पे हम बेसिकली शियर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल स्ट्रेस नहीं, शियर स्ट्रेस कहिए, सॉरी, शियर स्ट्रेस, ठीक है। जो शियर स्ट्रेस हमारे बॉडी में डेवलप हो रहा है वो अपॉन कितना शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है यूनी एक्सियल लोडिंग में, वो इन दोनों का अगर हम रेशियो देखें तो उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, वो हमेशा 1 से कम होना चाहिए, है ना। वो हमेशा 1 से कम होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 1 यूनिट तक ही जो है वैरी कर रही है, ठीक है, 1 यूनिट तक वैरी कर रही है। तो यहाँ पे जो है ये वैल्यू हमेशा 1 के अंडर में ही होना चाहिए, अदरवाइज ये क्या कर जाएगा, अदरवाइज ये जो है थियरी फेल कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस माइनस से आप चकित नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस जो है वो ये दिखा रहा है कि हमारा जो लोडिंग है वो मतलब टेंशन में नहीं है, कंप्रेसिव में, ठीक है। ये कंप्रेसिव लोडिंग को शो कर रहा है और ये टेंशन मतलब टेंसाइल लोडिंग को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बस माइनस जो है आपके लोड के नेचर को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट करता है। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि पॉजिटिव जो है वो टेंशन के लिए यूज़ करते हैं और निगेटिव जो है वो आपको कंप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को बताया जा रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। कैसा बन रहा है, हेक्सागन बन रहा है। इसमें रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, तो इसमें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेशियो ऑफ नॉर्मल शियर स्ट्रेस, रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस डेवलप्ड अपॉन रेशियो ऑफ, एक मिनट, रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस डेवलप्ड बाय कंबाइंड लोडिंग अपॉन क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस डेवलप्ड बाय यूनिएक्सियल लोडिंग, ठीक है। शियर स्ट्रेस डेवलप्ड बाय कंबाइंड लोडिंग अपॉन शियर स्ट्रेस डेवलप्ड बाय यूनिएक्सियल लोडिंग। तो इसके रेशियो को जो है हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगर अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है, इट गिव्स द मोस्ट कंजर्वेटिव डिजाइन आउट ऑफ द वेरियस अदर थियरीज ऑफ फेलियर एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल। ये जो मेथड है वो हमें सबसे मोस्ट कंजर्वेटिव क्या बोलते हैं, डिजाइन प्रोवाइड करता है। मतलब इस मेथड के थ्रू हम जो है आप कह सकते हैं कि सबसे इकोनॉमिकल और सबसे अच्छा, सबसे मोस्ट कंजर्वेटिव मतलब होता है सबसे अच्छा, यानी कि सबसे जो सुरक्षित हमारा जो डिज़ाइन है वो हमें यहाँ इस मेथड के थ्रू मिलता है। सबसे सुरक्षित यानी सबसे कंजर्वेटिव, मोस्ट कंजर्वेटिव डिज़ाइन हमें मिलता है अदर थियरीज के कंपैरिजन में। और ये जो है सिर्फ डक्टाइल मटेरियल के जो है एप्लीकेबल होता है, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल के सिर्फ एप्लीकेबल होता है। और इसकी बात करें अगर हम अगले पॉइंट की, तो नॉट सुटेबल फॉर हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग बिकॉज अंडर हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग टाउ इज इक्वल टू 0। और ये जो वैल्यू होता है, मतलब ये जो हमारा थियरी होता है वो जो है हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग के लिए जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक मतलब लोडिंग में जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जब हाइड्रोस्टैटिक हो जाएगा, मतलब कि जो आपका फ्लूइड है अगर वो स्टैटिक हो गया तो ऑब्वियसली आपका जो टाउ है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आपने वैसे भी पढ़ रखा होगा तो आपको ये चीज़ मालूम होगी। तो इसलिए ये जो हमारा थियरी है वो जो है हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग के अंडर में जो है क्या बोलते हैं, काम नहीं करता। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्या बोलते हैं थियरी की। तो अगला थियरी है हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी। क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी। इससे पहले कौन सा था, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी। अब क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी। इसे हम रैंकाइन थियरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम रैंकाइन थियरी भी कहते हैं, या फिर लेम्स थियरी, या फिर मैक्सिमम स्ट्रेस थियरी भी कहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेस थियरी भी कहते हैं। और ये जो है ब्रिटल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल होता है, यानी कि इसे हम ब्रिटल मटेरियल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पिछला वाला किसके लिए था, डक्टाइल के लिए था, ये वाला जो है ब्रिटल के लिए है। और ऐसा किस लिए, ऐसा इसलिए क्योंकि जो ब्रिटल मटेरियल होता है वो हमेशा टेंशन में फेल करता है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कंक्रीट जो है कंप्रेशन में तो नहीं फेल करता बट टेंशन में फेल करता है। और कैसा मटेरियल होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है। तो जो ब्रिटल मटेरियल होता है वो टेंशन में फेल करता है, और इसलिए जो है हम इसमें जो है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी का जो है यूज़ करते हैं ब्रिटल मटेरियल के लिए। डक्टाइल मटेरियल के लिए सूटेबल नहीं होता है। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ना मेरे भाई, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। वो कैसा होता है, स्क्वायर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फॉर नो फेलियर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस शुड बी लेस देन और इक्वल टू द यील्ड स्ट्रेस अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग। जैसा कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में भी बताया था, यही कॉन्सेप्ट जो है हमारा हर जगह फॉलो होता है, ठीक है। कंबाइंड लोडिंग में अगर आप बात करें कंबाइंड लोडिंग में, तो इस मतलब थियरीज में, ये जितने भी थियरीज हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ यही जो है कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कि जो भी है, जो फेलियर है वो आपका तब नहीं होगा, ठीक है। जो भी आपका फेलियर है वो नहीं होगा कब, जब हमारा जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है जो जनरेट कर रहे हैं हम कंबाइंड लोडिंग के अंडर में, वो जो है हमेशा कम हो या फिर बराबर हो किसके, वो स्ट्रेस के जो कि हमारे यूनिएक्सियल लोडिंग के वजह से आ रहा है, ठीक है। तो इस जो मतलब कि आपका जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ठीक है, जो आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, वो क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए किससे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस बाय यूनिएक्सियल लोडिंग के, ठीक है। ये बाय कंबाइंड लोडिंग है, यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, ठीक है, कि सिग्मा मैक्स जो है वो आपका क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल्स टू होना चाहिए एफवाई के, ठीक है। यानी यूनिएक्सियल लोडिंग के अंडर में जो आपका क्या बोलते हैं स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उससे हमेशा कम होना चाहिए। और फॉर डिजाइन पर्पस यहाँ पे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने दूसरे पॉइंट की, जो कि था हमारा क्या, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी या फिर मैक्सिमम स्ट्रेस थियरी, या फिर आप इसे रैंकाइन थियरी भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले थियरी की।
हमारा अगला थियरी है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थियरी। क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थियरी, जिसे हम बेल्ट्रामीज हाई थियरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेल्ट्रामीज हाई थियरी भी कहते हैं। और इसमें हम क्या बात करते हैं? तो इसमें हम ये कहते हैं कि जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम एब्जॉर्ब की गई है, जो हमारी, जैसा मैंने आपको बताया था, अंडर रेजिलेंस जो है आपकी बॉडी, जब भी आपकी बॉडी में हम क्या करें, लोडिंग करते हैं, जब उसमें स्ट्रेन आता है, तो ड्यू टू स्ट्रेन उस बॉडी में कुछ ना कुछ जो है एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो जाता है ड्यू टू रेजिलेंस। ठीक है, तो यहीं पे वही चीज, उसी चीज़ की यहाँ पे बात की जा रही है कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एब्जॉर्ब्ड एट अ पॉइंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अंडर यूनि एक्सियल लोडिंग। सेम पॉइंट है, सिर्फ सेम पॉइंट है। जहाँ पे शेयर स्ट्रेस था वहाँ पे शेयर स्ट्रेस की बात कर ली, जहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी वहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी की बात कर ली, जहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस है वहाँ पे हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात कर ली। उसी तरह से यहाँ पे हमने स्ट्रेन एनर्जी थियरी है, तो वहाँ पे हम स्ट्रेन एनर्जी की बात करेंगे कि जो आपका स्ट्रेन एनर्जी है जो वहाँ पे एब्जॉर्ब किया जा रहा है अंडर कंबाइंड लोडिंग, वो क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए किसके, तो स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय यूनि एक्सियल लोडिंग। ठीक है, तो उस चीज़ की बात कीजिए। और ये जो है डक्टाइल मटेरियल के लिए जो है एप्लीकेबल होता है। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल होता है, ब्रिटल मटेरियल के लिए या फिर प्योर शेयर केस के लिए जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होता है, एलिप्स होता है। पहला वाला कैसा बना था, मैक्सिमम क्या बोलते हैं शेयर स्ट्रेस थियरी, तो उसमें कैसा बना था, उसमें बना था हमारा हेक्सागन। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी की अगर हम बात करें तो उसमें कैसा बना था, तो इसमें हमारा बना था कैसा, स्क्वायर। इसके बाद इसमें अगर बात करें मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थियरी में, तो इसमें कैसा बना है, इसमें बना है एलिप्स। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, सेम चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई थी वही चीज़ यहाँ पे भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी हो सकता है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, जो आपने टोटल स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब की है पर यूनिट वॉल्यूम अंडर कंबाइन लोडिंग, वो क्या है, U इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे जो है ये क्या बोलते हैं सिग्मा का टोटल रिजल्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेन एनर्जी का वॉल्यूम जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर V अपॉन 2E। यहाँ पे हम पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो हम यहाँ पे V का वैल्यू कर देंगे 1 कर देंगे, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E। यहाँ पे इस सिग्मा को जो है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे हमने सिग्मा कर दिया है, बट अगर हम यहाँ पे कंबाइन लोडिंग की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं रिजल्टेंट की जरूरत होगी, जिसे हम इस फॉर्मूला के थ्रू जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अंडर यूनि एक्सियल लोडिंग, ये तो यह कंबाइन लोडिंग के अंडर में। ये अगर हम क्या बोलते हैं यूनि एक्सियल लोडिंग के अंडर में बात करें तो हमारा ये फार्मूला होगा जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ हमें मेक श्योर करनी है कि ये जो वैल्यू है वो क्या हो, हमेशा कम हो या फिर बराबर हो इस वैल्यू के। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थियरी की। किसकी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थियरी की। तो वो क्या है, तो इसमें जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, देखिए अब क्योंकि अब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे हमारे जो ये हैं क्या कहते हैं थियरीज हैं, वो कहीं ना कहीं जो है आपकी कम इंपॉर्टेंट होती जाएंगी। जो सबसे पहले था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो लास्ट वाला होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो है बट इन कंपैरिजन कम है। तो ठीक है, उसमें कुछ कम पॉइंट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थियरी अगर हम बात करें तो इसे हम सेंट वेनांट थियरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं आप, इस ये चीज़ आपको याद रखनी है मेरे भाई, क्योंकि मैच ऑफ द फॉलोइंग आ जाता है और बोलता है कि बताओ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थियरी को हम और क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थियरी सेंट विनेंट थियरी भी कहते हैं। ठीक है, सेंट विनेंट थियरी। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो हम रोहम्बस में करते हैं। ठीक है, रोहम्बस के थ्रू जो है हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और ये अनसेफ होता है हमारे दोनों कंडीशन के लिए, डक्टाइल और क्या बोलते हैं ब्रिटल, दोनों ही के लिए क्या बोलते हैं अनसेफ होता है। बट अगर हम कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं जो है रैंकाइन थियरी, जिसमें हम ब्रिटल मेटल की बात करते थे, ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी की बात हो रही है जिसमें हम ब्रिटल मेटल की बात करते थे, कहीं ना कहीं उससे तो ये बेहतर ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ बताई गई यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, अगले क्या बोलते हैं थियरी की, तो वो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थियरी। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थियरी, जिसे हम डिस्टॉर्शन एनर्जी थियरी भी कहते हैं, जिसे हम डिस्टॉर्शन एनर्जी थियरी भी कहते हैं। इसमें इसे एक और नाम से जाना जाता है हुबर हैंकी वॉन मिसेस थियरी। ठीक है, हुबर हैंकी वॉन मिसेस थियरी। और ये जो होता है परफेक्ट होता है प्योर शेयर केस के लिए। ठीक है, प्योर शेयर केस के लिए ये एक परफेक्ट मेथड है, और ये जो है डक्टाइल मटेरियल के लिए जो है एप्लीकेबल होता है। और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है वंस मोर कैसा बनता है, एलिप्स बनता है। ठीक है, एलिप्स जैसा जो है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है, किसका, शेयर स्ट्रेन एनर्जी थियरी का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की इसके रिलेटेड। तो अगला पॉइंट इससे रिलेटेड हमारा क्या है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी इन अ बॉडी शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी अंडर यूनि एक्सियल लोडिंग। जैसा कि हमने बात किया था यूनि एक्सियल लोडिंग में और कंबाइन लोडिंग में जो है जैसा होना चाहिए, सेम चीज़ वही है। ये कितने बार एक ही चीज़ बताना है, जैसा मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पे शेयर स्ट्रेन थियरी है तो शेयर स्ट्रेन यहाँ पे हमने लगा दिया। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेन जो है कंबाइन लोडिंग के अंडर में जितना आ रहा है वो जो है कम होना चाहिए यूनि एक्सियल लोडिंग के अंडर में आने वाले स्ट्रेन एनर्जी से। ठीक है, शेयर स्ट्रेन एनर्जी से। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसके बाद हमारा लास्ट मेथड ये है,
ऑक्टाहेड्रल शियर स्ट्रेस थियरी। क्या है? ऑक्टाहेड्रल शियर स्ट्रेस थियरी, जिसमें हम बात करते हैं कि ये डक्टाइल मटेरियल के लिए जो है, डक्टाइल मटेरियल के लिए जो है एप्लीकेबल होता है, और एज सच इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट जानने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इतना ही था, और इतना ही था इसमें हमारे क्या बोलते हैं थियरी ऑफ फेलियर्स में। ठीक है, और आज में ही मैं कोशिश करूँगा, आई नो कि ये जो वीडियो है काफ़ी छोटा है, काफ़ी छोटा लेक्चर है, तो आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली। इसके बाद जो है मैं जल्दी जो है आपको आज में ही कोशिश करूँगा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम जो भी है, डिफ्लेक्शन एंड स्लोप जो है चैप्टर, उसे भी आज मैं कवर कर दूँ। ठीक है, और हो सकता है कि कल या परसों में, आई होप, मतलब आई विल मेक माई बेस्ट। ठीक है, कि कल जो है आपका जो सोम है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि अब और बहुत सारी चीज़ें नहीं बची, लगभग हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अगर बात करें, एक बार देखें तो हमने जो है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमने क्या कंप्लीट किया? उसके बाद हमने कंप्लीट किया है क्या, आपका ये बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, SFD BMD पहले हम बात कर लेते, तो SFD एंड BMD। इसके बाद हमने बात कर लिया था किसके बारे में? बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के बारे में। इसके बाद हमने बात कर आज हम बात कर लिया प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में, हमने कल बात किया था। उसके बाद हमने आज बात कर लिया किसके बारे में? प्रिंसिपल स्ट्रेन, और साथ ही साथ थियरी ऑफ फेलियर्स के बारे में। अब हमें और क्या क्या पढ़ना है? तो हमें पढ़ना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, टॉर्जन। ठीक है, टॉर्जन, और फिर कॉलम एंड स्ट्रट, 3 ये हो गए, ये 3 टॉपिक्स हमें पढ़नी है। और अगर देखें तो ऐसा सच मुझे और कोई टॉपिक तो याद नहीं आ रहा, मैं देख लूँगा एक बार अपने सिलेबस में, लेकिन बट एज सच अगर मैं कहूँ तो यही 3-4, बहुत हुआ तो एक और टॉपिक होगा। ठीक है, तो 4 टॉपिक्स हमें पढ़नी है। तो आई विल मेक श्योर कि हम जो है बहुत कम टाइम में, यानी कि आज में तो नहीं बट कल में जो है, क्योंकि आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं जो है डिफ्लेक्शन वाला जो चैप्टर है, डिफ्लेक्शन वाला, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, इसे मैं कंप्लीट करा दूँ। और कल में हम क्या करेंगे? टॉर्जन और कॉलम को कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि जो है लम सम जो मतलब अप्रॉक्सली हमारा जो सोम है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इसके आगे जो है हम फर्दर जो सब्जेक्ट हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। और जो भी मेरे दोस्त जो है इस वीडियो को मतलब एज अ सिलेबस कवर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि आप बस भरोसा रखिए, हम जल्द ही जो है अपने सिलेबस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, आप ये मत करिए, मतलब इधर-उधर ये मत करिए, परेशान मत होइए। ठीक है, और मैं ये भी कहूँगा कि आप जो है अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो बस उसे ही डिस्परेटली फॉलो कीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज मुझसे पढ़ लिया, सीमेंट चैप्टर है मैंने भी पढ़ा दिया तो आपने मुझसे भी पढ़ लिया, फिर और एक टीचर आ गया वो भी पढ़ा रहा है तो उसे भी पढ़ लिया, फिर एक और टीचर आ गया उसे भी पढ़ लिया। तो इस तरह से जो है कंटेंट तो आपके पास बहुत हो जाएगा, बट आप याद किसी को नहीं रख पाओगे। और एक चीज़ होता है कि यूट्यूब पे जो है ना मेरे भाई, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, कंटेंट की कमी नहीं है, लेकिन उसे छानना ना, ठीक है, बहुत मुश्किल काम है। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो यही करते रह जाते हैं, इस सर का सोम पढ़ लिया, अब उस सर का सोम पढ़ना है, अब उस सर का सोम पढ़ना है, तीनों सर को लेके चलना है, मैं एकदम मजबूत हो जाऊँगा, मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। अरे भाई, तुम ये तीनों का लेके चलोगे कुछ नहीं हो पाएगा। एक ही चीज़ को 3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, अगर इससे आ गया तो आपका होना है। ठीक है, और आप अगर इंटरव्यूज़ देखते होंगे, जो भी मेरे दोस्त जो भी मेरे भाई सिलेक्ट होते हैं, अगर आप उनका इंटरव्यू देखते होंगे तो आपको पता होगा कि उन्होंने भी यही बात कही है कि आपको भटकना नहीं है। आपको न कि देखिए, 10 किताब एक बार पढ़ने से बेहतर है, 10 किताब एक बार पढ़ने से बेटर है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़िए। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म आपको जो है, ये वाला अप्रोच रखना है। और आई होप कि आप लोग जो है प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, इसके साथ साथ PYQs भी सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में। आई होप कि आप सभी को जो है कंटेंट और वीडियो पसंद आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप भी हमारे इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको जो है जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, क्लासेस हैं, वो मिलती रहें, और नोट्स एंड PDFs भी आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।